उनसे मिलता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिविजिट किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट। जब भी हम किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आते हैं वी हैव 3 कॉस्ट जिसको हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। छोटी सी एक फैक्ट्री ले लेते हैं। तंदूर में कभी गए रोटियां खरीदने, नाम खरीदने? तंदूर समवेल इज अ फैक्ट्री। क्या होता है वहाँ पे? मटेरियल क्या यूज होता है? मैदा, आटा, तिल और ऑयल। और अगर आलू वाले बेसन वाले नान है तो वो पेस्ट ऐड हो जाएगी। तो ये है मटेरियल्स। लेबर वहाँ पे देखिए कभी आपने, कौन होते हैं लेबर? जो आटा गूंद रहा है, जो पेड़े बना रहा है, जो कुलचे लगा रहा है, और उसके बाद कोई पैक करके भी दे रहा होगा आपको, तो दैट इज लेबर। ओवरहेड्स देखें कभी आपने? इसके अलावा भी कोई खर्चा होता है तंदूर का? इन दोनों के अलावा, मटेरियल लेबर के अलावा क्या खर्चा होता है? बिजली का बिल, उस फैक्ट्री का किराया हो सकता है, यानी तंदूर का किराया, और गैस, एलपीजी या नेचुरल गैस, और इसके अलावा कोई खर्चा होगा इनका? पैकिंग मटेरियल कह लें, और वो ऊपर आ तो गई है सैलरी, अभी तो बंदे गिनवा दिए सारे। इसके अलावा खर्चे बताने, मटेरियल लेबर के अलावा क्या खर्चा हो सकता है तंदूर का? डेप्रिसिएशन हो सकती है, जो उसने फ्रिज रखा हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन नहीं करनी। एसी भी लगे होते हैं ना तंदूर पे, लेकिन पंखा तो लगा होगा ना, ब्लोअर, उसकी डेप्रिसिएशन होगी क्या नहीं? जिस बर्तन में आटा गूंदते हैं वो तो दादा ने दिया था, आगे पोते तक चलेगा, कि उसकी भी कोई डेप्रिसिएशन होगी? एक दफा उन्होंने तंदूर लगा दिया, सारी जिंदगी के लिए उसके अंदर नान लगते रहेंगे, कभी खराब नहीं होता तंदूर। तो खराब होगा ना, उसकी भी डेप्रिसिएशन होगी, तो डेप्रिसिएशन भी उसकी होगी। उसके अलावा तो कोई खर्चा होता है, रेंट भी आ जाएगा। यस, और बताएं? कभी ईद जब रात आने वाली है तो पेंट भी तो कराएगा ना, रिपेयर मेंटेनेंस भी उसका खर्चा हो सकता है। रात को जाने से पहले उसने बाहर गार्ड बैठाया हुआ है कि मेरे कोई कुलचे ना उठा के ले जाए, आटा ना ले जाए। इफ तो सिक्योरिटी भी हो सकता है। एनी हाउ, तो हर फैक्ट्री की इसी तरह बेटा मटेरियल लेबर के खर्चे तो होते हैं। इसके अलावा तमाम खर्चों को जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, जहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें मटेरियल लेबर के अलावा प्रोडक्शन से रिलेटेड जो अखराजात होंगे उसको कहते हैं ओवरहेड्स। ये हमने पढ़ा जी। आज हम देखने जा रहे हैं मटेरियल की मैनेजमेंट सीख रहे हैं हम। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है ना, तो हमने लास्ट 2 डेज में कॉस्टिंग सीखी, अब हम उसकी मैनेजमेंट सीखने जा रहे हैं। कॉस्ट में क्या सीखा हमने सीखा जी इन्वेंट्री 3 तरह की होती है। रॉ मटेरियल हमने पढ़ लिया, वर्किंग प्रोसेस हमने पढ़ लिया, फिनिश गुड्स हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट में कौन से खर्चे ऐड नहीं करने, ये भी हमने पढ़ लिया अपने लास्ट लेक्चर्स में। उसके बाद हमने देखा जी कॉस्ट जो अनयूज स्टॉक है उसकी जब आपने ईयर एंड पे वैल्यूएशन करनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे आपने उसको वैल्यू करना है, ये भी हमने पढ़ लिया लास्ट क्लासेस में। और ये हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपने पीआरसी पास किया है या कैफ के ज़माने के लोग हैं। आज हम यहाँ से आगे चलने लगे हैं मटीरियल की मैनेजमेंट। वापस आते हैं जी तंदूर से, अब और पीछे चलते हैं, किचन में चलते हैं। लंच का टाइम भी होने वाला है। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ज़रा मुझे सोच के बताइए, अगर आप अपने घर में रहते हो तो घर में आप अंडे देते हैं? ला के तो देते हैं ना यार, आप नहीं देते तो। एग्स, हर किसी के घर में अंडे खरीदने का प्रोसेस दूसरों के घर से मुख्तलिफ है। क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? अंडे खरीदने का क्या प्रोसेस होगा? कितने अंडे खरीदेंगे रोज़? अगर आपके घर मुर्गियाँ हों तो आपके अंडे का प्रोसेस क्या है? मुर्गी ने रोज़ का एक ही अंडा देना है, 2 तो नहीं दे सकती। रेयरली कभी होता है 2 अंडे हो जाए, 1 अंडा रोज़ का, तो आपके 1 अंडा ही आना है एक मुर्गे से, 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। छोटा है बड़ा है, दैट इज़ योर एग मैनेजमेंट। आपने अपनी मुर्गियाँ रख ली,
इनके घर में हो सकता है इनके चचा के घर में मुर्गियाँ, इनके अंडे वहाँ से आ जाते हैं, तो अपनी मुर्गियाँ हैं तो अपने अंडे आ जाएंगे। लेकिन इनको मुर्गियों से एलर्जी है। ये अंडों की मैनेजमेंट कैसे करती है, इन्होंने बतखें रखी हुई हैं, बतखों का अंडा यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिव अंडे का ऑल्टरनेटिव भी तो होगा ना, मुर्गी के अंडे का ऑल्टरनेटिव बतख का अंडा, बटेरे का अंडा। ये कहते हैं कि हम मुर्गियाँ नहीं रख सकते, हम शहर में रहते हैं, हमने क्या करना है, बाजार से ख़रीदने। अब क्या एटीट्यूड है इनका या इनकी मैनेजमेंट की, रोज़ाना सुबह जितने चाहिए जाकर ख़रीद लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये क्या करते हैं, कहते हैं नहीं मैं तो महीने के इकट्ठे ख़रीदूँगा, एक ही दफ़ा जा सकता हूँ, बिज़ी चार्टर्ड अकाउंट में टाइम नहीं है, मंथली ग्रोसरी में 3 दर्जन 4 दर्जन जितनी मेरी ज़रूरत है ख़रीद के घर में ला कर रख दिए, 1 बाय 1 यूज़ होता रहेगा। ये घर वाले कहते हैं नहीं जी 3-3 दिन का साइकिल है, हमारे घर में इतनी स्टोरेज ही है, हमने 3 दिन के बाद दोबारा फ्रेश खरीद लेने। तो हर किसी के घर में अंडों की जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो दूसरों से मुख्तलिफ है। एग्रीड और नॉट? तो इसी तरह हर फैक्ट्री में हर तरह के मटेरियल की मैनेजमेंट दूसरी फैक्ट्री से मुख्तलिफ होगी। हम क्या सीखने जा रहे हैं, बेहतरीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है। ये जो 3 ट्रे रख लेते हैं, 36 अंडे इकट्ठे खरीद कर रख लेते हैं, इनको क्या स्टोरेज कॉस्ट आएगी? जिस जगह पर रखेंगे वो जगह ऑक्यूपाइड, फ्रिज में रखेंगे तो उसको चिल रखने का खर्चा, स्टोरेज कॉस्ट। क्या इनको कैरिंग कॉस्ट आएगी? यानी अगर इन्होंने कर्जा लेके दिया, अंडे खरीदे हुए हैं कर्जा लेके, तो इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जितने ज़्यादा अंडे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट। एग्रीड और नॉट? लेकिन ये इनकी तो अपनी मुर्गी है, उसको दाना खिलाते हैं अंडा आ जाता है, इनकी कॉस्ट सबसे कम। इनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या, खुद ही बना लेते हैं, अपना मटेरियल खुद ही बना लेते हैं, तो इनकी कॉस्ट और कम। ये 3 दिन के बाद ख़रीदने जाते हैं, जितनी दफ़ा ख़रीदने जाते हैं किक मारते हैं उतनी दफ़ा गवर्नमेंट पे जाते हैं, आने जाने का फ्यूल एवरी टाइम ये ख़रीदने जाते हैं, इनकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। इन्होंने 1 महीने के पूरे ख़रीद लिए, इनकी अब आने जाने का टाइम बच गया, आने टाइम जाने का टाइम बच गया, लेकिन इनको स्टोर करना पड़ा स्टॉक। तो ये क्या बात हुई, मेरे पास 3 तरह की मैनेजमेंट हो गई। यहाँ तो मैं खुद ही बना लूँ जितनी ज़रूरत है, यहाँ जो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस है मेरे पास रॉ मटेरियल बनता रहे। दूसरी ऑप्शन क्या है, मैं जितनी ज़रूरत है उतना ले आऊँ, तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हर दफ़ा आने जाने का खर्चा बढ़ जाएगा। तीसरी ऑप्शन क्या है, एक ही दफ़ा ख़रीद कर रख लूँ, बल्क डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और लेकिन स्टोरेज कॉस्ट आएगी, उसको स्टोर करने का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जब हमने बेटा रॉ मटेरियल ख़रीदना है किसी भी बिज़नेस में, हमें 3 बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीख रहे हैं, अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे शिफ्ट हो गए। इससे पहले वी वर ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग थिंग्स, उसको रिवाइज कर रहे थे और वो एग्जाम में नहीं आता। यहाँ से आगे हाँ, आज के बाद जो भी बात करूँगा एवरी सेंटेंस विल बी एग्जामिनेबल, वट एवर आई विल से इन द कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास। तो 3 बातों का ख्याल रखना है। अंडे कौन से बिजनेस में रॉ मटेरियल होते हैं? कोई से 3 बिजनेसेस बता दे जिसमें अंडा रॉ मटेरियल है। बेकरी बिस्किट्स हैं, केक है, ब्रेड है, वट एवर, बेकरी में रॉ मटेरियल इज अंडा। और बताइए किस बिजनेस में रॉ मटेरियल अंडा होगा? प्रोडक्ट बताएं। फ्राइड राइस, चाइनीज राइस होते हैं फ्राइड, उसके अंदर अंडा इज द रॉ मटेरियल। और बताइए बर्गर के अंदर भी अंडा इज रॉ मटेरियल, और पराठा अंडा इज रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होगा। जो बिजनेस यूज करेंगे उनकी मैनेजमेंट दूसरे बिजनेस से क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, राइट? ये बात समझते हैं मेरी? तो एग्स की मैनेजमेंट, कोई भी रॉ मटेरियल हो, मैनेजमेंट के लिए हमने किन 3 बातों का बेटा के ख्याल रखना है? परचेज प्राइस, पास पेपर नहीं लिखा, परचेज प्राइस, हमें सस्ता कहाँ से मिलेगा। दूसरी चीज कैरिंग कॉस्ट, हमें अपने पास स्टॉक रखने का जो खर्चा आ रहा है उसको भी मद्देनजर रखना है। आलू सस्ते हो गए तो पूरा ट्रक घर में फिकवा लो, मेरे घर में क्या मैंने नहीं रहना, सिर्फ आलू रहेंगे? तो मुझे ये भी देखना है मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी है कि नहीं। डिस्काउंट अवेल करने के लिए स्टोरेज कॉस्ट को इंकर करना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। और तीसरी बात क्या है, कैरिंग कॉस्ट नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो इसी में आ जाएगी ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट, हर दफ़ा ऑर्डर देने पे अगर मैं अपनी स्टोरिंग कॉस्ट को अवॉइड करना चाहता हूँ, मेरे पास स्टॉक कम से कम हो, तो हर दफ़ा ख़रीदने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा।
जाऊंगा, जाके लेके आऊँगा या ट्रैवलिंग कॉस्ट इंकर करूँगा। तो मुझे इन 3 बातों का ख्याल रखना है और इसी के अंदर हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाएगी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए फ़िलहाल स्टॉक मैनेजमेंट के लिए वी आर गोइंग फॉर दीज 3 कंपोनेंट्स। अगले 2 दिन 3 दिन हम इसी 3 चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे। क्लियर? लर्निंग आउटकम क्या? हमने यहाँ से जो नॉलेज लेना है ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा। हमने जिस बिज़नेस में जाके मैनेजमेंट अकाउंटेंट लगना है, हमें उस बिज़नेस को प्रॉफिट कमा के देना है। फाइनेंशियल अकाउंटेंट प्रॉफिट नहीं कमा के देता, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ये प्रॉफिट कमा के देता है। कैसे? आप अंडों की मैनेजमेंट करके किसी बेकरी को, किसी पराठे वाले को, किसी फ्राइड एग राइस वाले को कैसे पैसा बचा के दे सकते हो या कैसे प्रॉफिट कमा के दे सकते हो। मैनेज करके मतलब कि अगर कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आती है तो वो काम करते हैं बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी अखराजात अगर आप उसकी कॉस्ट को कम कर दो या बढ़े या तो बढ़ने से बचा लो, तो क्या करोगे? आप उस कंपनी के लिए मुनाफा बख्श साबित हो रहे हो, आप उस कंपनी को प्रॉफिट कमा के दे रहे हो। तो ये है कॉस्ट अकाउंटेंट की इम्पोर्टेंस। तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखना है? हमारा स्टॉक बेहतरीन मैनेज्ड हो और बिजनेस को उस स्टॉक की वजह से, उस मटेरियल की वजह से कम खर्च करना पड़े। मैंने उस बिजनेस का पैसा बचाना है जो मैनेजमेंट में कोताही की वजह से बर्दाश्त करना पड़ा। ये बात समझ आती है? मैं अपनी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस है, उसमें हम वंडा ख़रीदते हैं अपने काउस के लिए। जब शुरू में बिजनेस शुरू किया 2 साल पहले जनवरी में, तो उन काउस को बहुत कम वंडा जाता था। दे वर हीफर्स, दे वर नॉट काउस, यानी यंग काउस थी, उसको हीफर कहते हैं। तो मैं जब भी यहाँ से फार्म पे जाता था अपनी गाड़ी के पीछे 2 बैग 3 बैग रख के चला जाता था। एवरी वीक मैं अपनी गाड़ी पे उसकी मटेरियल की मैनेजमेंट करता था। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं फार्म पे चला गया हूँ तो मुझे वापस जाके शहर से वंडा लेके आना पड़ा, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह से। तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैंने वीकली मैनेजमेंट शुरू की हुई थी। कुछ अर्से के बाद जब उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई तो फिर क्या हुआ, फिर मुझे 15 दिन का स्टॉक खरीदना पड़ा। 15 दिन का स्टॉक मेरी गाड़ी में तो नहीं जा सकता था, फिर मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ी। फिर मेरा बिजनेस और बढ़ गया, अब मैं महीने का वंडा खरीदता हूँ, उसके लिए मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आती है, अनलोडिंग चार्जेस भी आते हैं, यानी उसको उतरवाना भी तो नहीं, इतने ज़्यादा बैग्स हैं। अगर मेरे पास 200 बैग्स आ रहा है तो वो मेरी लेबर तो नहीं उतार सकती, उसके लिए स्पेसिफाइड लेबर को बुला के अनलोड भी करना पड़ता। लेकिन मेरे लिए ऑप्टिमम ऑर्डर क्या है? अब मैं क्या रोज़ाना जाके बैग खरीद के लेके आऊँ, वीकली खरीदूँ, 15 दिन के लिए खरीदूँ या महीना खरीदूँ? मुझे उस मॉडल पे जाना है जिसमें ना मेरा कभी स्टॉक ख़त्म हो, ना मुझे ज़्यादा स्टोरेज कॉस्ट इंकर करनी पड़े, ना मुझे ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट इंकर करनी पड़े, और मुझे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी सस्ता मिल जाए। दिस इज़ माय अचीवमेंट। इसको हम कहते हैं मटेरियल मैनेजमेंट स्किल्स। ये हमने इस चैप्टर में जो सीखेंगे उसको सीखने के बाद ज़िंदगी में जाके कंपनीज में काम करना। ठीक है जी? तो हम अंडे से आगे चलते हैं, अब अंडे से बाहर निकलते हैं। तो ये मैंने चंद एक एग्जांपल दे दी। स्टॉक की स्टोरेज कॉस्ट आती है, 3 दिन 7 दिन 2 दिन जितने दिन भी रखना है। स्टॉक से रिलेटेड ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, आपको फ्यूल, लेबर, किसी को मंगवा रहे हो, डिलीवरी कॉस्ट, कमीशन वगैरह पे करनी पड़ सकती है। तो ये तो भी मैं सिर्फ किचन में आया हूँ ना। एक मटीरियल मिल्क, कुछ लोगों ने घर में डेली मिल्क लगवाया होता है, रोज़ाना डिलीवर होता है। मेरे घर में वीकली चलता है, मेरे फार्म से वीकली आ जाता है, बॉयल करके फ्रीज करते हैं, यूज़ इट। किसी के घर में डब्बे आते हैं, किसी के घर में पाउडर यूज़ होता है। तो हर किसी की मैनेजमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है। स्पाइसेस, किचन में मसाला जात, कितने सारे रॉ मटेरियल अम्मा इकट्ठा करके रखती हैं। शी इज़ डूइंग मटेरियल मैनेजमेंट। कभी भी नमक ख़त्म नहीं हुआ, कभी चीनी ख़त्म नहीं हुई। हाँ, डब्बे में ख़त्म हुई है तो पीछे स्टोर में पड़ी हुई है, वहाँ से निकालो, यूज़ कर लो। शी इज़ डूइंग मटेरियल मैनेजमेंट। फ्रिज खोलें, वहाँ पे अदरक, प्याज, टमाटर पड़े होते हैं, धनिया पड़ा होता है, मटेरियल, दूध पड़ा होता है। मटेरियल मैनेजमेंट, इतनी सारी चीज़ों की अम्मा मैनेजमेंट कर रही हैं, अब्बा कर रहे हैं। वीट, गंदम पड़ी होती है, आटा पड़ा होता है, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स।
ये सारी चीज़ों की मैनेजमेंट हमारे घर में चल रही है। अब हमने यही मैनेजमेंट किसी बिजनेस में जाके करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। अब बिजनेस में क्या होता है, नीड रिकग्निशन। घर में क्या होता है, हमें पता होता है कि कौन कौन अंडा खाता है, उसके मुताबिक अंडों की रिक्वायरमेंट। दूध किसने चाय पीनी है, उसके मुताबिक दूध अम्मा अब्बा अरेंज करते हैं। इसी तरह बिजनेस में बेटा जी हमने देखना होता है हमारे पास ऑर्डर्स कितने हैं, जो फैक्ट्री है या जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसकी ज़रूरत क्या है। हमने उसकी नीड की रिकग्निशन करनी है कि हमें क्या क्वांटिटी चाहिए, वीकली, मंथली, एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, वट एवर द मैनेजमेंट इज़ सूटेबल फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। मुझे उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है। एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स क्या है। अब मैंने उस क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है, ये मेरी स्किल है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा कम से कम हो। हम ये सीखने जा रहे हैं। तो एनुअल रिक्वायरमेंट पता चल गई। उसके बाद हम परचेज की रिक्विजिशन देते हैं। जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वो कहता है जी, उसको हम रिक्विजिशन देते हैं कि हमें ये खरीद के दें। कौन कहेगा, स्टोर वाले। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा कि मेरी ये ज़रूरत है। स्टोर वाले कहेंगे कि हमें ये दें स्टॉक आगे, ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। स्टोर में चीज़ें होनी चाहिए एवरी टाइम। उसको रिव्यू किया जाएगा, मैनेजर उसका रिव्यू करेगा कि वाकई इतनी चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए। बजट का अप्रूवल होगा, इतने का ख़रीदा, ये फाइनेंस वाले अप्रूव करेंगे कि पैसे हैं भी कि नहीं ख़रीदने के लिए। उसके बाद कोटेशन आएगी, ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जिन्होंने ख़रीदना है वो मार्केट से रेट्स लेंगे कि ये मटेरियल सस्ता और अच्छा कहाँ से मिलेगा। उसके बाद नेगोशिएशंस होंगी, ये भी प्रोक्योरमेंट वाले करते हैं। नेगोशिएशन करने के बाद जब चीज़ें रिसीव होंगी, कहाँ पे होनी है, स्टोर में। रिसीव गुड सर्विसेज, 3 वे मैचिंग, यहाँ पे देखा जाएगा ऑर्डर गुड रिसीव नॉट। हमने क्या ऑर्डर किया तो उसके अगेंस्ट में क्या मिला। 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वेरिफिकेशन हो जाती है। इनवॉइस अप्रूवल फॉर पेमेंट, यहाँ पे अगेन फाइनेंस वाले या अकाउंट्स वाले या मैनेजर्स यहाँ पे अप्रूवल्स देते हैं कि हाँ इसकी पेमेंट कर दो, और उसके बाद ये अकाउंटिंग का हिस्सा बन गया, डबल एंट्री कर देते हैं इसमें। अब अकाउंटेंट को तो सिखाया गया मटेरियल खरीदा तो क्या डबल एंट्री है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट या पेबल अकाउंट क्रेडिट। लेकिन उस एक ट्रांजैक्शन के साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, इतने बंडल में। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल ख़रीदना है उतना ही ज़्यादा उसके लिए सिस्टम बनाया जाता है। ये इतने ज़्यादा लोगों के डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत क्यों है, दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू। घर में तो अब्बा जाते हैं, जाके ले आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स, इतने ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत क्या है। जितनी मर्जी क्वांटिटी हो, एक ही बंदा रख लो बस, ये वाला। इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत क्या है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। दूसरा, एक बंदे पे ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। जब आपने फ्रॉड को अवॉइड करना है, रिस्क को अवॉइड करना है, तो एक ही बंदे के इख्तियार में सब कुछ नहीं देना। जब आप आर्मी चीफ, जब आप इसे एक बंदे को सारा इख्तियार दे दें तो वो फिर जो मर्जी करता रहे। जब आपने एक बंदे को इख्तियार नहीं दिया, उसके ऊपर काजी को बिठाया, उसके ऊपर डिपार्टमेंट्स को बिठाया, यानी नैब है, शैब है, एंटी करप्शन है, या आपने FBI को बिठाया, पार्लियामेंट को बिठाया, यानी एक बंदे के पास सारा इख्तियार अगर हो तो वो फिर वही करेगा जो भुगत रहे हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदे के पास वो सारी पावर्स नहीं होती, ताकि वो सारे मामला अपनी बेस्ट फेवर में इस्तेमाल ना कर ले, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में इस्तेमाल हो। हैंस दिस इज सिस्टम। अब्बा जी अपने पैसे में से अंडे लेके आ रहे हैं, उसमें से डंडी तो नहीं लगाएंगे, जेब में लैदा तो नहीं रखेंगे। हाँ, आप जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, या कोई काम वाला बच्चा जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बेहतर ये है कि पहले फ़ोन करो, हाँ जी अंडे कितने के दर्जन है, उतने पैसे दे के भेजो, फ्रॉड का चांस है ख़त्म। छोटा सा सिस्टम है, छोटा सा सिस्टम है। उसको कंप्यूटर स्लिप लेके आओ, स्लिप में आ गए इतने के अंडे हैं, 12 अंडे हैं, कंप्यूटर स्लिप है, दोनों को फ्रॉड करने का तरीका कोई नहीं है। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपने ऑर्गेनाइजेशन को हर तरह से नुकसान से बचाना है, कॉस्ट कम करने की कोशिश करनी है। जितना आप उसकी कॉस्ट को कम करेंगे उतना आपकी सैलरी ज़्यादा अच्छी होगी। इसके बाद जी छोटा सा प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन कौन सी होती है, ये भी पेपर में पूछ लेता है जी कभी कभी।
अकाउंटिंग में भी एक दफ़ा उसने पूछा हुआ है। कहता प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रेज मटेरियल रिक्विजिशन, ऊपर हमने देखा दिस इज अ डॉक्यूमेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट है ये, डॉक्यूमेंट्स ऊपर लिखा हुआ हेडिंग में, ये है इंटरनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या होगा, उसने कहा जी मुझे ये मटेरियल चाहिए, स्टोर वेयर हाउस इशू परचेज रिक्विजिशन टू परचेज। अगर उसके पास स्टोर वाले के पास नहीं है तो वो क्या कहेगा, प्रोक्योरमेंट वाले वो खरीद के दो भाई प्रोडक्शन में चाहिए, तो परचेज रिक्विजिशन अगेन इंटरनल डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट बनेगा कि इतना माल खरीद लो। उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर प्लेस होगा, उसको परचेज ऑर्डर कहते हैं, ये भी इंटरनल डिपार्टमेंट का काम है। तो परचेज ऑर्डर रेज होगा कि इसको खरीद लो भाई, अगेन डॉक्यूमेंट्स में सारा काम हो रहा है, 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, अभी हमने खरीदा नहीं है, वो 3 डॉक्यूमेंट्स बंडल हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली ये काम हो रहा होता है, ईमेल आती है, ईमेल या नोटिफिकेशन जनरेट होती है और आप अपना अप्रूवल दे देते हो, वहाँ पे सारा प्रोसेस ERP में चलता है। लेकिन अगर मैनुअल सिस्टम है तो डॉक्यूमेंट बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, सप्लायर जब डिलीवर करेगा तो गुड डिस्पैच या डिलीवरी नोट, वो जो डॉक्यूमेंट देगा ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। अब आपके साथ उस नथी के साथ चौथा डॉक्यूमेंट लग गया कि चीज़ें रिसीव हो गई हैं। उसके बाद क्या होगा, गुड रिसीव नोट, आपका जो स्टोर वाला वो कहेगा जी हाँ जी मैंने इतनी चीज़ें रिसीव कर ली हैं, जो सप्लायर ने दी है मैंने रिसीव कर ली, एक और डॉक्यूमेंट अटैच हो गया। और अगर आपने प्रोडक्शन वालों को इशू कर दिया, इस्तेमाल हो गया, तो ये भी इंटरनल डॉक्यूमेंट जी मैंने इतना सामान प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट्स का पलंदा किसके पास आएगा, ये आएगा जी पलंदा पूरा सेट बन के आएगा अकाउंटेंट साहब के पास। अकाउंटेंट साहब इस सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के अब क्या एंट्री पास करेंगे, 2 एंट्रीज बनती हैं, एक प्रोक्योरमेंट की, जब खरीदा तो क्या एंट्री बनती है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट या पेबल क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या बनती है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो गया स्टोर से, अब क्या एंट्री करेंगे, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, इन्वेंट्री में से इशू हो गया। इन 2 एंट्रीज के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनको। अकाउंटेंट तो इस तरह अपने दफ्तर में बैठा हुआ है, उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, उसको ये डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। आपकी ट्रेनिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हो रही है कि ट्रांजैक्शन को पढ़ो और नेचर ऑफ डबल एंट्री को आइडेंटिफाई करो। रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन क्या है, दिस इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ट्रांजैक्शन की कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई एविडेंस होगा ना तो ही अकाउंटेंट एंट्री करेगा। तो ये है जी अकाउंटेंट साहब के सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसकी बेस पे उसने डबल एंट्री करनी है। गॉट इट जी? और ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं, सिस्टमैटिक करने के लिए, ताकि रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट, रिस्क ऑफ डिले, इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। राइट, चलें जी अब देखते हैं जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बने हुए हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यों बनाया जाता है, खरीदे, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों इसको बनाया गया, ताकि सस्ती चीज़ें खरीद के दें। जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं बड़े, इन्होंने अपने पास प्रोक्योरमेंट का एक डिपार्टमेंट बनाया होता है जो सस्ता माल खरीद के देते हैं स्टोर वाले को। इसके लिए खास किस्म की नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए होती हैं, जो जितना सस्ता और अच्छी टर्म्स पे माल लेके दे सकता है उसको उतना ज़्यादा सैलरी से नवाजा जाता है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का मिनिमम कॉस्ट और हाई क्वालिटी विदाउट लूजिंग द क्वालिटी, कम से कम पैसों पे मटेरियल अवेलेबल करके दें। तो वो अपनी सैलरीज को जस्टिफाई करते हैं बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड विद ऑप्टिमम और बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी से क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो जाएगा। जितनी गंदी पुअर क्वालिटी होगी, प्रोडक्शन ख़राब, कस्टमर कंप्लेंट्स। अच्छी क्वालिटी होगी तो प्रोडक्शन में नुकसान नहीं होगा, कस्टमर खुश रहेगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट कम करो भाई। स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बेहतर तरीके से स्टोर करो, सफिशिएंट क्वांटिटी इसके पास होनी चाहिए, ऐसे मैनेज करे कि रिपेयर मेंटेनेंस ना हो, स्टोरेज को सेव करे। बहुत सारी स्टोरेज है जिसके लिए टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, जैसे बेकरीज हैं, आइसक्रीम केक बनाना है तो आइसक्रीम को सेव करेंगे तो केक में लगाएंगे ना, सैंडविच बनाना, बर्गर बनाना, वेजिटेबल्स को सेव करोगे तो लगाओगे ना। तो स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड और सेफ कीपिंग, सेफ रखना उसको।
ये कॉस्ट को कम कैसे कर सकता है कि इसके बाद जो माल आया है वो ऐसे फेंके ना, उसको गिराए ना, उसको ज़ाया ना करे, यहाँ से ये कॉस्ट मैनेजमेंट करेगा। तो बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग अ मैनेजर, हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारा स्टॉक स्टोर में बिल्कुल सेफ रहे। ठीक है। प्रोडक्शन वालों ने क्या करना, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम मटेरियल मैक्सिमम आउटपुट। लाइक तंदूर की बात करते हैं, तंदूर में पीछे से सारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा है, पेड़ा दे के उसको दिया ये लोग तंदूर में लगाओ, वो ऐसे टक करके उसने तंदूर में लगाया और नान नीचे गिर गया, क्या हुआ, खाएगा कोई, लॉस हो गया। इसका मतलब आपका कारीगर ठीक नहीं है, तंदूर ठीक नहीं है। तो अब आपने प्रोडक्शन में मिनिमम मटेरियल से मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करनी है। ये बात समझ आती है? ओके। प्रोडक्शन के बाद आगे चलते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है? जब पैसे की ज़रूरत है ये पैसा अवेलेबल करेगा, और अगर कर्जा लेगा तो इंटरेस्ट कम से कम। ये इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जी। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड। अकाउंट डिपार्टमेंट, रिकॉर्डिंग, बेचारा सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई पैसा नहीं बचा रहा। फाइनेंशियल अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो प्रोडक्शन वाले वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा बचाते हैं। अब आते हैं जी कॉस्ट अकाउंटिंग, कैलकुलेशन के बगैर समझ नहीं आती। ये मेरी एडवाइस है जी। हमने कॉन्सेप्ट्स की रीडिंग करनी है, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे, गिवन टाइम पीरियड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको होमवर्क मिलेगा, जितना टाइम बनता है 1 नंबर मल्टीप्लाई बाय 1.7 मिनट्स, इस टाइम में करना है, उसके बाद ख़त्म। जैसे सोल्यूशन देखना है और मार्किंग स्कीम देखनी है। दिस इज़ माई एडवाइस टू यू पीपल। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग। क्यों? एवरी ऑर्डर कैरी कॉस्ट, क्योंकि ऑर्डरिंग की कॉस्ट आती है, तो हमने इसी को तो मैनेज करना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दूसरा काम क्या है? स्टोरिंग। स्टोरिंग की कॉस्ट आती है, इसीलिए तो हम मैनेज कर रहे हैं। ना कॉस्ट आती तो ना मैनेज करते। यूजिंग अ कंपनीज इन्वेंट्री, सही तरह से इन्वेंट्री यूज करनी है ताकि मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हो सके, क्योंकि जितना नुकसान होगा दैट विल कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसकी मैनेजमेंट सीखनी है। ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो हमारी अम्मा करती है, जो हमारे अब्बा करते हैं। कितना दूध खरीदना है, कब खरीदना है। कॉस्ट रिलेटेड इन्वेंट्री, कॉस्ट रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। हाँ जी, कौन कौन सी कॉस्ट है? हमने पढ़ा हुआ परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इन खर्चों को इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ये पहली दफ़ा आपने देखी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं देखा। ऑर्डर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। एक प्रिंट आजकल अगर आप खुद करें तो 3 से 4 रुपये में कॉस्ट करता है, मार्केट से करें तो 10 रुपये में कॉस्ट करता है। तो क्या हम इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट में अब कंसीडर कर सकते हैं? अगर एक प्लंदे में 50 डॉक्यूमेंट है तो हर दफ़ा जब ऑर्डर प्लेस होना है तो 50 डॉक्यूमेंट बनने हैं, तमाम लोगों ने इसको रिव्यू करना है, तमाम लोगों ने इसको साइन करना है। तो उनकी जो टाइम कॉस्ट है, ये मेरे ऑर्डर से रिलेटेड है। जितनी दफ़ा ऑर्डर उतनी दफ़ा वो सारा साइकिल घूमेगा और सारी ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट आएगी। तो दिस इज डॉक्यूमेंटेशन। दूसरी, फ़ोन कॉल करनी पड़ सकती है। अब तो पैकेजेस आ गए हैं, लेकिन स्टिल आपकी कॉस्ट तो होती है। पेमेंट ऑफ इनवाइसेस, आपने जब इनवाइसेस की पेमेंट करनी है, पेमेंट के चार्जेस आते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स करोगे तो किसी दूसरे बैंक में तो आपको चार्जेस आएंगे। गुड्स रिसीव इनटू द स्टोर, रिसीव करने के भी चार्जेस आते हैं, लाइक अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग और मूवमेंट, पुराने स्टॉक को आगे पीछे करना है तो उसकी मूवमेंट के चार्जेस एवरी टाइम। अकाउंटिंग फॉर शिपमेंट, आपको अकाउंटेंट चाहिए। हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड सो ऑन, ये आगे ऑर्डर से रिलेटेड कॉस्ट। इन्वेंट्री को अपने स्टोर में, गोदाम में रखने के क्या क्या खर्चे हैं। अगर आपने कर्जे पे ली हुई इन्वेंट्री तो जब तक पड़ी रहेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। इंश्योरेंस कराई हो तो जितनी इन्वेंट्री रखी हुई है, जितनी मालियत की इन्वेंट्री है, उसके मुताबिक आपको इंश्योरेंस के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जहाँ पर रखी हुई है उसकी स्टोरेज कॉस्ट आएगी, हैंडलिंग कॉस्ट भी आएगी। दाएं बाएं करो, पानी से बचाओ, बारिश से बचाओ, चोरी से बचाओ। ऑब्सोलेंस होने का खतरा, नहीं इस्तेमाल हो तो ख़राब हो जाएगा पड़ा। जैसे मेरे वनडे में क्या होता है, मंथ एंड पे मॉइस्चर आ जाता है तो उसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है, जो कि एनिमल की हेल्थ के लिए, दूध की क्वालिटी के लिए अच्छी नहीं है।
तो पड़ा रहेगा तो उसकी ऑब्सोलेंस होने का खतरा है। डिटोरिएशन ऑफ द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पड़ी पड़ी बुढ़ना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है, वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, चूहे खाना शुरू हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पैसा आपने यहाँ पे लगा दिया वो पैसा कहीं और लगा के पैसा कमाया जा सकता था, पैसा यहाँ पे स्टक हो गया इन्वेंट्री में। तो दीज आर द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। जब आप अपने पास स्टॉक रखते हो तो उसके ये खर्चात होते हैं। एग्रीड और नॉट? बड़ी ईद का गोश्त 6-6 महीने पड़ा रहता है, स्टोरेज कॉस्ट आती है कि नहीं? फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है, फ्रिज को चला के रखना पड़ रहा है ताकि वो फ्रीज रहे, तो स्टोरेज कॉस्ट। एक और है जी कॉस्ट, इसके बाद हम सवालों पे चलते हैं। स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का मतलब क्या है? घर की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, घर वाली बात करते हैं। मेहमान आए हैं, अम्मा ने कहा जाओ चाय बना के लेके आओ, और आपने कहा अम्मा दूध नहीं है, तो क्या होगा? रेपुटेशन लॉस नहीं हो जाएगी? रिश्ता ही नहीं होना, इन्होंने कहा तो दूध ही नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? स्टॉक आउट कॉस्ट। एक और बात, खाना बना रही है फातिमा, खाना रेडी है, गार्निशिंग करनी है, अम्मा से पूछा अम्मा धनिया, वो तो है ही नहीं, और मैं भी नहीं खाना बना रही, और प्याज है, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं तो मैंने सर्व नहीं करना। तो अगर कोई इंग्रेडिएंट नहीं है तो प्रोडक्शन प्रोसेस रुक सकता है। तो अगर प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाए तो लेबर को तो पे करोगे, रेंट भी पे हो गया उस टाइम का, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो सकी, तो स्टॉक आउट होने की वजह से हमें खर्चा करना पड़ गया। फिर कस्टमर आया जी बर्गर लगा दो, आपने कहा जी मेरी मुर्गी ने तो आज अंडा ही नहीं दिया, मैं कहाँ से बर्गर लगा दूँ, अंडे वाला बर्गर। स्टॉक नहीं है तो कस्टमर चला गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया। तो कहता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ कस्टमर, लॉस ऑफ गुडविल। अम्मा की गुडविल खराब हो गई कि फ्रिज में दूध नहीं पड़ा हुआ। कॉस्ट ऑफ एमरजेंसी परचेज, और फौरन जाके खरीदेंगे तो डब्बे वाला दूध महंगा मिलेगा, ग्वाले वाला तो सस्ता था और डब्बे वाला महंगा मिला, फौरन जाके लेके आए जी मेहमान को दूध देना, तो एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे। दैट इज अगेन कॉस्ट टू दी फैक्ट्री या बिजनेस। तो ये स्टॉक आउट हो जाए तो ये कॉस्ट है, तो हमने स्टॉक को भी मैनेज करना है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ये भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि कितना मिनिमम स्टॉक रखना है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज स्टॉक कितना रखना है, ये भी हमने सीखना है इसी सब्जेक्ट में। तो दीज आर द कॉस्ट विच आर रिलेटिंग टू दी इन्वेंट्री। तो हमने बीइंग एन अकाउंटेंट क्या करना है बेटा जी? परचेजिंग की कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट, इन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करनी है और जहाँ है वहाँ मैनेज करने की कोशिश करनी है। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस चैप्टर। ये तो थी थ्योरी वाली बातें। अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करना चाहते हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी कम? ओके। होल्डिंग कॉस्ट का इन्वेंट्री लेवल से क्या ताल्लुक है? जितना इन्वेंट्री का लेवल ज़्यादा होगा उतनी होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। इन्वेंट्री लेवल कम करोगे होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, तो ये था जी हमारा conceptual part. Let's start the question. A company orders a particular raw material. अब आ जाते हैं बिजनेस में, आ जाते हैं। रॉ मटेरियल ऑर्डर किया इन ऑर्डर क्वांटिटीज ऑफ 250 यूनिट्स। जब भी वो अपना मटेरियल मंगवाते हैं 250 यूनिट्स मंगवाते हैं। जब भी डबल रोटी आती है, ब्राउन और मिल्की ब्रेड इकट्ठी आती है। जब भी अंडे आते हैं 1 दर्जन आते हैं। जब भी नमक आता है 5 kg, 1 kg आता है। जब भी आटा आता है 10 किलो वाला बैग आता है, उससे छोटा बैग अवेलेबल ही नहीं है, मैसर ही नहीं है। तो कहता है जी दिस इज योर बिजनेस ऑर्डर क्वांटिटी। जब भी आपने मंगवाना है 250 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना है। नो सेफ्टी इन्वेंट्री इज हेल्ड। अपने पास पीछे कुछ नहीं रखा हुआ, अच्छे बुरे टाइम के लिए बचा के, जो आता है वही यूज होता है, जब चाहिए तब मंगवा लेते हैं। द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 3 रुपये फी यूनिट पर एनम। 1 यूनिट को अगर 1 साल के लिए अपने पास रखा जाए तो उस पर खर्चा क्या आएगा? 3 रुपये। 3 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर एनम। 12 महीने 1 यूनिट को रखने का ये खर्चा, और यही हमें चाहिए सवाल में भी। एंड एनुअल डिमांड, साल में कितने यूनिट्स खरीदने? 2500 यूनिट्स आपकी सालाना रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा है तो बताइए व्हाट इज द टोटल एनुअल इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। आप
आपको इन्वेंट्री होल्ड करने की क्या कॉस्ट आएगी, ये है जी हमारा पहला लर्निंग आउटकम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एग्जाम में 2 नंबर तक का ये कॉन्सेप्ट पूछा, 5 नंबर का भी हो सकता है। अब जरा मुझे सोच के बताइए, उसने पूछा क्या है होल्डिंग कॉस्ट। हर दफ़ा ऑर्डर दिया जाता है 250 का, साल में चाहिए 2500, कितने यूनिट्स पूरा साल आपके स्टॉक में पड़े रहते हैं। सवाल मेरा आपसे दोबारा सुनिएगा, अंडों से ले लेते हैं, 12 अंडे आपके घर आते हैं तो साल के कितने अंडे रिक्वायर्ड हैं आपको, 12 अंडे 12 दिन, रोज़ का आप 1 अंडा खाते हैं, साल में कितने अंडे आते हैं 365 आपको साल में अंडे चाहिए। लेकिन जब भी ऑर्डर करते हैं 12 अंडों का ऑर्डर करते हैं। फ्रिज में जब भी फ्रिज खोलते हैं ऑन एवरेज कितने अंडे पड़े होंगे, सोच के बताइए। आज आपने फ्रिज खोला, कितने अंडे पड़े होंगे, कल खोलेंगे कितने अंडे पड़े होंगे, परसों खोलेंगे कितने अंडे पड़े होंगे। हाँ, रोज एक कम होगा, लेकिन ऑन एवरेज फ्रिज में ज़्यादातर कितने अंडे पड़े रहते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। यानी आप बता सकते हैं, अगर कभी भाई ने खा लिया, कभी बहन ने खा लिया, तो हमें नहीं पता कि हमेशा या एवरेज कितने अंडे पड़े होंगे। हमें नहीं पता कि कितने अंडे यूज़ हो गए हैं, कितने अंडे कम हैं, कितने अंडे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग ने आपको कहा कि आप इस तरह करें, आप एवरेज इन्वेंट्री ले लो, एवरेज इन्वेंट्री, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। आपने 250 यूनिट्स ऑर्डर किए, पहले दिन फ्रिज में कितने अंडे पड़े हैं 250 लेट्स सपोज, दूसरे दिन कितने हो जाएंगे, कम रह जाएंगे 249, तीसरे दिन और कम हो जाएगा। लेकिन 50% और भी तो कम हो जाए, 2, 3, 1 भी तो रह सकता है, फिर खरीदेंगे फिर ज़्यादा। तो इसका सोल्यूशन क्या बताया कॉस्ट अकाउंटिंग ने, इन्होंने कहा आप इस तरह करें, आप क्या करें, होल्डिंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एवरेज इन्वेंट्री लें, यानी ऑन एवरेज कितने यूनिट्स पड़े रहते हैं, उसकी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो 1 साल के, उससे मल्टीप्लाई कर लें। यानी अब 250 यूनिट हमेशा तो नहीं फ्रिज में पड़े होते, स्टोर में पड़े होते हैं, एवरेज कर लो इसको। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आपका आज का पहला फार्मूला है। सेफ्टी स्टॉक, ये तो पड़ा ही रहना ना, अच्छे बुरे टाइम के लिए अम्मा ने जो मिर्च मसाले रखे होते हैं, प्याज अदरक टमाटर रखे होते हैं, अच्छे बुरे, कभी कोई मेहमान आ गया, दूध रखा होता है, सेफ्टी स्टॉक हमेशा पड़ा रहता है। सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज डिवाइडिंग बाय 2, दिस इज द फार्मूला ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक इस सवाल में क्या है, 0, नो सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक इज 0, ठीक है जी, नो सेफ्टी स्टॉक। दूसरी बात, यानी यहाँ पे तो आ गया 0। दूसरी बात, ऑर्डर साइज कितना है, हम कितने यूनिट्स ऑर्डर करते हैं, 250 को एवरेज कर लें, 250 डिवाइडिंग बाय 2, तो ऑन एवरेज हमारे पास कितने अंडे पड़ जाते हैं, 125। कॉस्ट अकाउंटिंग कहती है इस 125 की पूरे साल की कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट क्या है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर 1 ईयर। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या आई मेरे पास 250, 1 यूनिट को पूरा साल होल्ड करने की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, विच इज फ्री होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये कितनी है 3 रुपये। तो मेरी एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगी 375, सॉरी 125, ये ले 125। अच्छा बाबा, कभी मेरे से भी गलती हो सकती है, जान लेंगे बच्चे की क्या, इज इक्वल टू 375। तो मेरे पास एवरेज जो इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट है पूरे साल की वो कितनी है 375 रुपये। हमें आज क्या समझ आई मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जान निकाल दूंगा। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझ आई हमें, एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करनी है, सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज डिवाइडिंग बाय 2, ये आ गई मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री। और होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है जी। अब मैं 2500 यूनिट मेरे पास नहीं रहेंगे, मेरे पास जो ऑर्डर करता हूँ उसमें से कुछ बचा होगा, जो ऑर्डर करता हूँ उसमें से कुछ बचा होगा, जो ऑर्डर करता हूँ उसमें से कुछ बचा होगा, एग्रीड। तो दिस इज माई होल्डिंग कॉस्ट पर एनम। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी आ गई। चलें जी, एक और सवाल देखें।
कहता है जी द क्वांटिटी ऑफ अ रॉ मटेरियल, द ऑर्डर क्वांटिटी, क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज 2000 kg। हम 2000 kg ऑर्डर करते हैं, जब भी खरीदते हैं 2000 kg खरीदते हैं। बफर स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्री इज 1200 kg। बफर स्टॉक मतलब सेफ्टी स्टॉक है, ये हमेशा हमारे पास पड़ा रहता है, इसको हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये तो हमारे पास पड़े रहते हैं। तो 1200 हमारे पास सेफ्टी स्टॉक है। मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइए जी एवरेज इन्वेंट्री क्या है इस बिजनेस की? 2200। शाबाश जवान, 2200। बाकी लोग भी बताइए जी 2200 कैसे आई, कैसे आई? सेफ्टी स्टॉक है, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज डिवाइडिंग बाय 2। तो मेरे पास सेफ्टी स्टॉक का 1200 तो रहेगा स्टॉक में हमेशा, जो ऑर्डर करेंगे उसको एवरेज आउट कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या रहेगा जी 2200। अगला सवाल, द इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 1.2 रुपीज पर केजी पर एनम। एक साल एक यूनिट को कैरी करोगे तो आपको 1 रुपये 20 पैसे खर्चा आएगा। तो रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल? बताइए जी अब आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या है? 2200 मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी। तो 2200 मल्टीप्लाई बाय 1.2 तो 2640 रुपये इज आवर होल्डिंग एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। ये पूरे साल का आपका इन्वेंट्री को होल्ड करने का खर्चा है। एग्रीड? सवाल मेरा आपसे, पूरे साल में कितने यूनिट्स चाहिए आपको? नहीं बताया हुआ, नहीं बताया हुआ। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अ कंपनी रिक्वायर 10,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर मंथ। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 300 regardless of the order size. The holding cost are 2.8 per annum. पहला सवाल, मुझे बताइए साल में इस कंपनी को कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है? 10,000। हाँ 10,000 per month, 12,000, 120,000। मेरा 120,000। 120,000। साल में इस कंपनी को कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है? 120,000। एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स इज इक्वल टू 10,000 एक महीने के हैं, तो ये भी पेपर में ट्रिक प्ले करता है। 10,000 एक महीने के हैं पर मंथ, साल में कितने महीने होते हैं? तो मंथली रिक्वायरमेंट इंटू 12, मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है? 10,000 इंटू 12, तो इसको साल में कितने यूनिट्स चाहिए? ये उसकी सालाना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, राइट? कॉस्ट पर ऑर्डर, एक दफ़ा ऑर्डर करने में उसका खर्चा कितना आता है? 300 रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर साइज। कहता है होल्डिंग कॉस्ट आर 2.88 पर यूनिट पर एनम। ठीक है जी। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब हम क्या करने जा रहे हैं, लें जी। अब इस सवाल में मुझे ऑर्डर साइज नहीं बताया कि हमने कितना ऑर्डर करना है, बताया गया? नहीं बताया गया। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक, क्या करेंगे? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, शॉर्ट फॉर्म जो कहते हैं EOQ। फॉर्मूला क्या है जी? 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडिंग बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। यहाँ से जो जवाब आएगा, इस जवाब को हम कहेंगे ये जवाब बेहतरीन ऑर्डर साइज है, जिसमें हमारी होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट की मिनिमम होगी। देखिए अगर हम नंबर अपना ऑर्डर साइज कम करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर ज़्यादा हो जाएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा, ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ऐसा फॉर्मूला है जो दोनों को बराबर कर देता, जो कहता है दिस इज़ द बेस्ट ऑर्डर साइज, इससे ज़्यादा और इससे कम ना मंगवाएं,
कीपिंग कंसीडरिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इकोनॉमिक्स वाला सेटर्स वाली बस। ठीक है जी। तो बताइए जी EOQ इस सवाल में क्या है। हमारे पास 2 क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में 2 नहीं गिवन, फार्मूले में तो गिवन है। तो 2 तो फार्मूले में ना, इसने क्वेश्चन में थोड़ी गिवन होना है। मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, कितने आए 120,000। एक दफा ऑर्डर करने की कॉस्ट क्या आ रही है कंपनी को 300, तो इस फार्मूला में लिखें 300 डिवाइड किससे करना है, एक यूनिट को पर एनम होल्ड करने का खर्चा क्या है 2.88। तो बताइए जी क्या आता है जवाब। मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरे पास भी कैलकुलेटर है। 5,000। लेकिन कैलकुलेशन भी तो सिखानी है ना लड़कों लड़कियों। हाँ जी, अंडर रूट। अब आपके कैलकुलेटर में सारा फंक्शन आ सकता है। फ्रैक्शन 2 into 120,000 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडिंग बाय 2.88। तो मेरे पास 5,000 यूनिट्स का मैं जब ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या होगा बताइए, मिनिमम कैरिंग कॉस्ट और मिनिमम ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। ये है EOQ का कमाल, इकोनॉमिक, सस्ता तरीन। ऑर्डर जब आपने ऑर्डर करना है, क्वांटिटी। अब आपके पास ऑर्डर साइज आ गया, दिस इज योर ऑर्डर साइज। लें जी, अब आपसे मेरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, बताइए जी इस कंपनी के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, पूरे साल में इस कंपनी ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए होंगे, सोच के बताइए। मैंने भी आपको नहीं पढ़ाया, बेसिक मैथमेटिक्स। साल में आपको 120 यूनिट्स चाहिए, आप एक दफा में 5,000 मंगवाते हैं, तो कितनी दफा मंगवाने पड़ेंगे आपको यूनिट्स? 24 टाइम्स। यू आर वेरी राइट, 24 कैसे आया? 1,20,000 पूरे साल की रिक्वायरमेंट डिवाइडिंग बाय 5,000 मंगवाते हैं तो 24 दफा मंगवाने पड़ेंगे। एक दफा ऑर्डर करने का क्या खर्चा आ रहा है हमारा 300 रुपये। अभी तो किया ये 300 रुपये, तो 24 दफा ऑर्डर करने पे हमें कितना खर्च करना पड़ेगा 24 मल्टीप्लाई बाय 30। हाँ जी 7,200 इज आर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला भी आ गया, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आना था, नहीं किधर गया, नहीं कैलकुलेट किया। ओके, ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस। 24 ऑर्डर मंगवाने हैं आपने, 300 एक ऑर्डर का खर्चा, तो 7200। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स डिवाइडिंग बाय ऑर्डर साइज इंटू 24। आपने तो मेरे बताने से पहले ही बता दिया, और यही यहाँ पर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ। जब हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चल जाए, एक ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे एक ऑर्डर की कॉस्ट से, तो टोटल पूरे साल की 7200 कॉस्ट आ जाएगी। अब मेरा आपसे सवाल है, मुझे इसकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बताइए। होल्डिंग कॉस्ट अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास स्क्रीन पे मौजूद है। इतना मुश्किल सवाल नहीं था। ऑर्डर साइज डिवाइडिंग बाय 2, ये आ गया आपके पास एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय 2.88 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 7,200। 7,200 नहीं आती, आती है 7,200। तो हमें ये पता चला कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये अदर फैक्टर्स क्या है, ये इंशाल्लाह हम लेटर क्लास में देखेंगे। कांस्टेंट कहता है जी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट
ठीक है जी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एट EOQ। इसके अलावा जिस पॉइंट पे भी जाएंगे, अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को कम करेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट को कम करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। गॉट इट? तो EOQ हमने 3 फार्मूलाज पढ़े आज, यानी 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। व्हाट इज EOQ? बता सकते हैं क्या फार्मूला जी EOQ का, ताकि आपकी जल्दी जान मेरे से बख्शिश हो जाए। हमने पढ़ा जी EOQ is equal to annual required units into ordering cost per order dividing by per unit per annum। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, साथ में बॉटम में लिखी है। ये आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमने होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ा। टोटल होल्डिंग कॉस्ट या एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक प्लस ऑर्डर साइज। यहाँ पर ऑर्डर साइज क्या है? अब EOQ डिवाइडिंग बाय 2। इन सारे को किससे मल्टीप्लाई कर देना? पर यूनिट पर एनम। एग्रीड? यहाँ से तो आपके पास एवरेज यूनिट्स आ गए, उन एवरेज यूनिट्स को क्या किया मैंने? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरे पास क्या है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, तो मेरे पास पूरे साल की कॉस्ट आ जाएगी। और आखिरी कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, दैट इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहाँ से आए थे जी हमारे पास? ये आए थे एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स डिवाइडिंग बाय ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज से डिवाइड करें तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। हमने बेटा जी 3 चीज़ें पढ़ी हैं सिर्फ, और हमने कहा एट EOQ एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये था जी आज का लर्निंग आउटकम। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये है हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्किल्स। हम जिस बिजनेस में जाएंगे, अगर वो पहले EOQ के मॉडल पे नहीं है, हम उसको EOQ के मॉडल पे लेके आएंगे तो उनकी कॉस्ट बचना शुरू हो जाएगी। अगर आप यहाँ से ऑर्डर साइज ज़्यादा या कम करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग ने, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को एक टूल बता दिया कि अगर आप EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रखें तो आपकी कॉस्ट कम से कम होगी पूरे साल में। और घर जाके माओगे ना कि अंडों का मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रही हूँ, दूध की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रही हूँ। करेंगे, घर जाके करें, ज़रूर करें। आटे की, चीनी की, नमक, अदरक, प्याज। लें जी, इसके बाद बेटा जी ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आप घर से करके लाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क सॉल्यूशन साथ मौजूद है। दिस इज सेकंड क्वेश्चन फॉर दी होमवर्क सॉल्यूशन नीचे मौजूद है। सॉल्यूशन को सिर्फ देख के नहीं आना, मुझे ये रजिस्टरों पे आपके पास चेक करना है। दिस इज अगेन दी होमवर्क, ये भी होमवर्क है कि मैंने थोड़ा सा अमेंड किया हुआ है। सॉल्यूशन साथ मौजूद है। मुझे आपके रजिस्टर पे प्रेजेंटेशन के साथ चाहिए। जैसे छोटी क्लास के बच्चे नहीं होते, उनका होमवर्क चेक होता है, ऊपर लिखा होता है क्लास वर्क, होमवर्क। क्लास वर्क सारा मैंने आपको कर दिया, होमवर्क आपने मुझे करके ला के देना। ब्रीफ सा कहीं पे नोट लिख देना कि आज हमने क्या सीखा। वो 3 फार्मूला सिखाया मैंने बस आपको, और उसकी बेस पे आपका सवाल, और इसी नॉलेज के साथ वी कैन अटेम्प्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।